डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं आपका मॉडल पेपर +2 क्लास के लिए बायोलॉजी का, और इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैंने आपके इंग्लिश और हिंदी जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, आपका इंग्लिश हो गया एक तो, और एक हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है उसको हमने पहले ही करा दिया है। उसके अलावा जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास इकोनॉमिक्स है या बिजनेस स्टडीज़ है, ये क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करवा दिए गए हैं। आगे क्वेश्चन पेपर्स और भी सॉल्व करवाए जा रहे हैं। जिन बच्चों के ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं, चाहे वो साइंस के हों, आर्ट्स के हों या कॉमर्स के हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन से। इसमें पहला सेक्शन में पूछा गया है साइक्लिकल चेंज इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज accessory duct as well as hormones during reproductive phase in non प्राइमेट मैमल्स इज कॉल्ड। अब यहां पे सीधा सीधा क्या पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है जो आपका जो गैर प्राइमेट जो होते हैं, ठीक है ना, जो गैर प्राइमेट होते हैं उन के अंदर जो प्रजनन के चरण के दौरान जो अंडाशय की सहायक नलियों के साथ जो हार्मोन की गतिविधि का चक्रीय परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको आपको अच्छी तरह से पता है क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा, उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रस साइकिल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपका इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रो प्रोग्नियम इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो इनर लेयर है, यानी कि माइक्रोस्पोर गियम की जो अंदर वाली लेयर है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम टैप्टम। आपको याद होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, टैप्टम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फोसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। तो किसकी प्रेजेंस होती है, जो आपका परागकणों को जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित किस वजह से किया जाता है, किस चीज के प्रेजेंस की वजह से किया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, इसमें आंसर होगा आपका स्पेरोपोलेनिन। स्पेरोपोलेनिन डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए चौथे क्वेश्चन पे। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया द फ्लावर्स विच डोंट ओपन ऑल एट ऑल टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन और कॉल्ड। अब यहाँ पे सीधा सीधा पूछा क्या गया है कि फूल जो खुद को पक्का करने के लिए बिल्कुल नहीं खुलते हैं, वो खुलते वो परागण किस टाइप का कहलाता है, पॉलिनेशन कैसा कहलाता है वो। तो क्या आंसर हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं क्लिस्टो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। तो यहाँ पर जो है ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका चूज द मिसमैच ऑप्शन। तो देखिए विंड, आपका वाटर और इंसेक्ट, ये तीनों ऑप्शंस बिल्कुल राइट दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो बर्ड वाला ऑप्शन है जिसमें एडांसोनिया और ऑन्थी सॉरी ऑरिनिथोफिली जो है, ये एक जोड़ा जो है ये खराब है, यानी कि गलत है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, जो अंडोसोनिया और ऑर्निथोफिली जो है ये आपका मिसमैच है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है बोला गया है सेरोटोल जो होती हैं सेरोटोली, तो सेरोटोल सेल्स आर रेगुलेटेड बाय प्यूटरी हार्मोन्स नॉन एज। उसको हम क्या कहते हैं, सेरोटोल कोशिकाओं की प्यूटरी हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम FSH। याद रहेगा आपको, FSH। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है वो देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द एम्ब्रो एट 16 सेल्ड स्टेज इज नॉन एज। तो 16 कोशिका वाले भ्रूण के रूप में किसको जाना जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, 16 कोशिका वाले भ्रूण को, एम्ब्रो को क्या बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा मोरूला। ठीक है, मोरूला। तो ये ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे विच अमोंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम्स। तो किसके पास जो है निम्नलिखित में से 23 गुणसूत्र होते हैं। तो क्या आंसर आएगा आपका, सेकेंडरी ओसाइट में, किसमें, सेकेंडरी ओसाइट में। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो पूछा गया है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सीधा पूछा गया है एमिनियोसेंटेसिस। एमिनियोसेंटेसिस इज ए प्रोसेस टू।
तो एमिनियोसेंटेसिस ये प्रोसेस किस चीज का है? तो यहाँ पर जो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये प्रोसेस है डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज ऑफ द एम्बायरो, ठीक है, ये एम्ब्रो, ठीक है। तो ये आपका 9th का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखोगे आप। ये अनुवांशिक जो रोग का निर्धारण, जो भ्रूण में रोग का निर्धारण करने के लिए होता है, तो यहाँ पर जो है ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वें में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो आपको पता ही है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आपका केवल डायरिया जो है ये नहीं आता, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड नहीं होता, ये गंदे पानी, दूषित पानी, भोजन वगैरह से होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्केल सेल एमीनिया इज, तो सिकल सेल एमीनिया आपको बताना है किससे, मतलब कौन सा होता है इसमें। तो ये किससे होता है? तो सिकल सेल एमोनिया जो होता है वो होता है कॉज्ड बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ वेलाइन बाय ग्लूमेटिक ग्लूटेमिक एसिड इन द बीटा, बीटा कभी कभी बीटा इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, तो बीटा ग्लोबिन चैन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या पूछा गया। यहाँ आपसे पूछा गया है व्हेन ए सिंगल जीन एग्जिबिट्स मोर देन वन फेनोटाइप इफेक्ट देन दिस फिनोमिनो इज कॉल्ड। जब एक एकल जीन एक से अधिक क्या फेनोटाइप प्रभाव को प्रदर्शित करता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी। तो सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड इन ग्रास होपर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ग्रास होपर में सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो XXXO से होता है, तो यहाँ बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए 14 नंबर पे। इसे पूछा गया द म्यूटेशंस विच अल्टर द एंटायर रीडिंग फ्रेम ऑफ द मैसेज और कॉल्ड। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या पूछ रहा है कि उत्परिवर्तन जो होता है जो पूरे फ्रेम को बदल देता है वो क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। क्या बोलते हैं हम उसको? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्मिनेटर कोडोन। तो इनमें से कौन सा टर्मिनेटर कोडोन नहीं है? तो आपका आंसर आ जाएगा AUG। AUG आपका टर्मिनेशन कोडोन नहीं है। इसके बाद आ जाइए 16वें क्वेश्चन पे। यहां पर जो 16वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है यूकेरियोटस द नेगेटिविटीली चार्ज DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called। यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि यूकेरियोट में जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं जिसमें रैप अराउंड द पॉजिटिव चार्जेस के साथ में जो DNA बंधे होते हैं वो हिस्टोन ऑक्टेमर के चारों ओर जो लपेट करके जो एक संरचना बनाता है वो क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 17वें क्वेश्चन पे आ जाइए। 17वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है ए स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल एविडेंस विच सपोर्टेड द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन वाज गिवन बाय। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको सभी को याद होगा ये दिया गया था मेल्सन और स्टाल द्वारा। तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो है 18 और 19 नंबर बेसिस है आपका रीजन और असर्शन पे। बस आपको रीजन और असर्शन पढ़ने के बाद में आपको बताना है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। तो ए ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे जिसमें आर जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा, या फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज करोगे इफ बोथ ए एंड आर ट्रू बट एंड आर इज नॉट। यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे नोट आएगा, नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ऊपर और नीचे वाला दोनों सेम ही लिखा हुआ है इसलिए इसमें नॉट आएगा। तो यहाँ पर जो पहला 18वां क्वेश्चन अगर आप देखते हो असर्शन क्या दे रखा है एडेनिन कैन नॉट पेयर द साइटोसोन। क्या दिया गया है कि एडेनिन जो है वो साइटोसोन पेयर नहीं बनाता है। रीजन क्या है?
एडेनिन एंड साइटोसाइन डू नॉट हैव ए परफेक्ट मैच बिटवीन हाइड्रोजन डोनर एंड द हाइड्रोजन एक्सपेक्टर साइट्स। सही बात है ये। तो यहाँ पर जो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे असर्शन भी सही दिया है इसने, ठीक है, और रीजन भी जो है सही दिया हुआ है। यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है आपको कि जो एडेनिन साइटोसिन को पेयर नहीं करता, इसका कारण यह है कि एडेनिन और साइटोसिन जो है हाइड्रोजन डोनर के बीच में सही तालमेल जो है, इनके बीच में जो है सही तालमेल नहीं होता है, ठीक है, परफेक्टली मैच नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो अभी मैंने कहा था कि जो अगर असर्शन और रीजन दोनों सही है और आर जो रीजन है उसका करेक्ट डेफिनेशन है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा ए ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर दिया गया है, असर्शन द अर्थ ओरिजिनली हैड ए रिड्यूसिंग एटमोस्फियर, ठीक है, ओरिजिनली की बात कर रहा है। रीजन देयर वाज नो लाइफ ऑन द अर्थ व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो यहाँ पर ये गलत है। उस समय जब एग्जिस्टेंस में आया था तो उसमें क्या था कि ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन था अन्य गैसेस के साथ में। तो यहाँ पर जो है आपका असर्शन तो सही है लेकिन रीजन क्या है, गलत है। तो असर्शन तो सही है लेकिन उसका रीजन गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो मैंने बताया था नॉट वाला वो आ जाएगा। मैंने अभी लिखा था आपको, देखो यहाँ पे कि इफ बोथ, सॉरी, ये भी आपका दोनों ही सही है, कहाँ गया वो, सॉरी, एसेंशन और रीजन दोनों ही सही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन, ये उस टाइम एग्जिस्टेंस नहीं थी लाइफ की, लेकिन क्यों नहीं थी, क्यों नहीं थी उसका रीजन जो है यहाँ पे सही नहीं दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बी पे टिक लगा दिया, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूसा स्वर्णिम इज द हाइब्रिड वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, तो वो उसको बोलते हैं बारसिका, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, बारसिका जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको। पूसा स्वर्णिम जो है किस संकर की किस्म है, किस वैरायटी की हाइब्रिड है ये, तो ब्रेसिका जो है या ब्रासिका जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी में बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। 21 नंबर, हाउ डज द progeny formed from asexual reproduction differ from those formed by the sexual reproduction। अब आपको बताना है कि ये जो प्रोगेनी जो है वो फॉर्म होता है एसेक्सुअल से, वो कैसे अलग है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमने दो ऑप्शंस, मतलब दो आंसर दिए हैं, आपको दोनों याद कर लेने चाहिए क्योंकि आपके काम आएगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गीमेट्स, ठीक है। एसेक्सुअल में क्या नहीं होता है, ये जो है इसमें फ्यूजन जो होता है वो मेल और फीमेल गेमेट्स का नहीं होता है। वेयर एज सेक्सुअल प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमेट ऑफ टू इंडिविजुअल्स। तो एक तो इस वजह से आपका डिफर है, और दूसरा है ऑफ स्प्रिंग्स दस प्रोड्यूस इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डू नॉट शो द वेरिएशंस एंड आर कॉल्ड क्लोन्स। जब ये वेरिएशन शो नहीं करते तो इनको क्या बोलते हैं, क्लोन्स। और वेयर जो ऑफस्प्रिंग्स thus produce in sexual reproduction shows variation from each other and their parents। तो ये दो रीजंस हैं जो एक दूसरे को अंतर करते हैं, डिफर करते हैं इसमें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ। 22 में है लेबल डायग्राम ऑफ मेचर स्पर्म बनाना है। आपकी मर्जी, आप बुक से बनाइए, मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ से याद करें, आपके बुक से याद करें। इस तरह का डायग्राम बनेगा, आपको पता ही है। इसमें आपका ये हेड हो जाएगा, लास्ट में टेल हो जाएगा, और बीच के जो भी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है और माइक्रोकांडिया है, नेक है और सेंट्रोल है, न्यूक्लियस है, एग्रोजोम है, मिडल पीस है, ये सब चीज़ आपको दिखा दोगे। बहुत सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज है, याद रखना है आपको। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें आपको डिफाइन एंड डिजाइन करना है ए टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इसको हम डिफाइन कर देते हैं। टेस्ट क्रॉस इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच, क्या होता है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म शोइंग डोमिनेंस फॉर ए स्पेसिफिक ट्रेट हैज टू बी टेस्टेड फॉर इट्स जीनोटाइप, ठीक है। क्या होता है, टेस्ट क्रॉस एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो शो करता है डोमिनेंस फॉर स्पेसिफिक ट्रेट, उसका टेस्टिंग होता है। उसका टेस्टिंग होता है किसके लिए, उसके जीनोटाइप के लिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो टेस्ट क्रॉस एक ऐसा प्रयोग है जिसमें किसी विशिष्ट गुण के लिए जो है, जो भी प्रभुत्व दिखाते हैं, डोमिनेंस दिखाते हैं, उनके जीवों के जीनोटाइप के लिए परीक्षण करना जो है टेस्ट क्रॉस कहलाता है। और टेस्ट क्रॉस बिटवीन प्योर डोमिनेंट एंड हाइब्रिड डोमिनेंट, अगर कोई प्योर डोमिनेंट है ए एंड हाइब्रिड
डोमिनेंट बी है, इंडिविजुअल्स है, विद द रेजिस्टिव पेरेंट आर नो आज सोन इज इन द फिगर। तो यहाँ पर जो है इसको डिज़ाइन पूछा गया था, तो हमने यहाँ पर जो है एक प्योर डोमिनेंट लिया है, एक हाइब्रिड डोमिनेंट लिया है और उसको जो है यहाँ पे शो किया है। तो इस तरह का डायग्राम बन जाए आपका ए और बी का, ठीक है। तो इस तरह का आपका डायग्राम बनाना है जिसमें आपको बाकी के नंबर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको टोटल 2 नंबर का है, तो 1 नंबर में आपको डायग्राम बना देना है और 1 नंबर में आपको ये डेफिनेशन लिख देनी है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, आसानी से इसी को बनाएंगे आप, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको बताता हूं मैं आपको, 24 नंबर। व्हाट इज लैक्टेशनल एनरियोआ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लैक्टेशनल एमनोरिया क्या है। तो लैक्टेशनल एमनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन इन लैक्टेटिंग मदर्स। जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, जो क्या कहती हैं, सीधे सीधे जो स्तनपान कराती हैं, लैक्टेटिंग मतलब स्तनपान कराने वाली माताएं जो होती हैं, उसके अंदर जो मेंसुरेशन साइकिल नहीं होती है जब वो स्तनपान पान कराती हैं, तो उस फेज को जो है हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सीधा सीधा लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। इट इज़ ए पीरियड ऑफ टेम्पररी इनफर्टिलिटी और पोस्टपार्टम इनफर्टिलिटी। और ये जो है ये कैसा है, एक अस्थाई जो है हम बोलते हैं बाचपन बोल सकते हैं, इनफर्टिलिटी को हम बोलते हैं बाचपन। तो ये टेम्पररी है, मतलब जब तक ये आपका फीडिंग रहेगा लैक्टिंग मदर्स का, जब तक रहता है अराउंड 6 मंथ से ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय तक 6 मंथ्स तो कम से कम है, तो उस समय तक जो है इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टॉप रहता है और फिर उसके बाद में ये चालू हो जाता है। तो फिर ये जो टेम्पररी इनफर्टिलिटी है ये हट जाती है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग द चांसेस ऑफ कंसीविंग आर ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल। तो यही इसमें बताया जाता है कि इस दौरान जो ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है, दूध पिलाया जाता है, तो इस समय गर्भधारण के चांसेस जो है वो ना के बराबर होते हैं। इसका और पार्ट जो पूछा गया है वो देखिए, हाउ डू ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल, नेम 2 कॉमन पिल्स यूज्ड। तो देखिए पहला हम बता सकते हैं हाउ डू ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स, जिसको हम बर्थ कंट्रोल पिल्स बोलते हैं, आर यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। आपको सभी को पता है इसमें एक एस्ट्रोजोन और एक प्रोजेस्ट्रोन होता है। तो एस्ट्रोजोन एंड प्रोजेस्ट्रोन आर 2 फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। प्रोजेस्ट्रोन is the hormone that prevents pregnancy and estrogen component controls the menstruational bleeding। तो ये हमारा आंसर हो गया। कैसे कंट्रोल होता है, प्रोस्टेजोन जो है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को, और ये जो प्रिवेंट करता है या कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। इसी तरह से जो है ओरल पिल्स क्या करते हैं, हमारे बर्थ को कंट्रोल करते हैं। और जिसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू माला डी, सहेली, आप जो है नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स हैं, इनका जो है एग्जाम्पल दे सकते हैं, कॉमन पिल्स है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब एडेप्टिव रेडिएशन विद द हेल्प ऑफ 1 एग्जाम्पल। तो आपको जो है एक एडेप्टिव जो है रेडिएशन बताना है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, एडेप्टिव मतलब अनुकूली, है ना, एडेप्टिव मतलब जिसको हम एडप्ट कर लेते हैं। विकिरण का वर्णन जो है आपको एक उदाहरण के साथ में बताना है। तो यहाँ पर देखिए, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इन विच न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट एंड रेडिएट इन डिफरेंट डायरेक्शंस इज नॉन एज एडेप्टिव रेडिएशन। तो यहाँ पर जो हमारा डेफिनेशन खत्म होता है। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन। और ये किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। इसके बाद जो है आप एक एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है, एग्जाम्पल थोड़ा सा हमने दे दिया है, आपकी मर्जी, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप कोई भी एक एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जिसमें डार्विन फिंचेस का है जो वो हमने एग्जाम्पल दिया है। तो डार्विन के फिंचेस वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, या तो आप ये कर लें या फिर आप अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगता है वो वाला कर सकते हैं। और भी है एग्जाम्पल्स इसके अलावा। तो डार्विन वाला एग्जाम्पल हमने दिया, बाकी आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हैं। जिसमें वो डार्विन जो है गैलापास गोस जो आपका आइसलैंड है वहाँ पे गया था, और वहाँ पर जो है उसने विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखा था, ठीक है ना। बहुत सारे पक्षी थे उस आइसलैंड पे, और जिनमें सभी जो है एक ही बीज खाने वाली प्रजाति के थे, लेकिन वो गलती से वहाँ पे आ गए थे, जो गलती से वहाँ आ गए थे। और उनकी जो अलग अलग खाने की आदत जो थी, जिसकी वजह से जो है उनकी विभिन्न प्रकार के चोंच वाले पक्षियों का विकास होने लगा।
वैरायटी ऑफ बीक्स, ठीक है ना, उनके बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के जो है चोंच का विकास होने लगा। और भोजन की उपलब्धता में अंतर था, क्योंकि सब अलग अलग खाने वाले थे, तो उनका जो डिफरेंट वर्ड्स हैव डिफरेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स डेवलप्ड। तो यहाँ पर जो है अलग अलग भोजन की उपलब्धता में अंतर होने की वजह से विभिन्न पक्षियों ने खाने की अलग अलग जो है आदतों का विकास किया, और जिसकी वजह से जो है उस वातावरण में वो जीवित रह पाए, या उस वातावरण में उनको जीवित रहने की में मदद मिली। तो ये हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 26 नंबर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। 26 नंबर में आपसे सीधा सीधा पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स में आपको अंतर बता देना है। तो होमोलोगस क्या होते हैं, एनालोगस क्या होते हैं, आप तो 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा मेरे को समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस को बोलते हैं समजात, और इसको बोलते हैं हम समरूप। ठीक है, समजात और समरूप ऑर्गन्स जो होते हैं, अंग जो होते हैं, उसमें अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, अंतर आराम से देख सकते हो। इनकी जो है समजातीय संरचना होती है, सिमिलर एनाटॉमी होती है, और इसकी डिसिमिलर एनाटॉमी होती है। ठीक है, सजातीय होती है इसकी, और इसकी असजातीय होती है। इसमें डिसिमिलर फंक्शंस होते हैं और इसमें सिमिलर फंक्शंस होते हैं। देखो, इसमें सिमिलर है तो यहाँ डिसिमिलर है, यहाँ डिसिमिलर है तो यहाँ सिमिलर है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। और इसमें जो है आपका और भी क्या बता सकते हैं, एनाटॉमी के अलावा जो है इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, और इसमें फंक्शंस सेम होते हैं। उसके अलावा इनहेरिटेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर और नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर। अब इसमें जो है सीधा सीधा ये जो है इनकी सामान्य रूप से जो है इनके एक ही सामान्य पूर्वज होते हैं। ठीक है, इनके कॉमन पूर्वज होते हैं और इनके कॉमन पूर्वज नहीं होते हैं। डेवलप्ड इन रिलेटेड स्पेसिस, तो यहाँ पर जो है ये डेवलप होते हैं कि विभिन्न भिन्न प्रकार के जो है ये अलग अलग जो है परिणाम देते हैं, और ये अनरिलेटेड स्पेसिस परिणाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद में कह सकते हैं कि भिन्न विकास का परिणाम है, डेवलप्स इन रिलेटेड स्पीसीज, और ये अभिन्न उसका परिणाम है, अभिन्न विकास का परिणाम है। ठीक है, और उसके बाद में है, इसमें क्या कह सकते हैं, ए रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, और ये क्या है, हाँ वही आपका जो विभिन्न प्रकार के हैं, रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट और रिजल्ट और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, आपकी मर्जी है आप कौन कौन से याद कर सकते हैं। आपने तो बचपन 10th क्लास से ही पढ़ते हुए आप आए हुए हैं, मैं अपने हिसाब से 12th के हिसाब से लिखा है, बाकी आप अपनी मर्जी से इसको चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस इस तरह से टेबुलर फॉर्म में ईजी होता है इस तरह से लिखना, और 2 मार्क्स का है, तो अगर आप 1 2 3 4 पॉइंट भी लिख देते हो ना, आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाने हैं, कोई टेंशन नहीं है इस तरह से टेबल बना के। ठीक है, बाकी के आप और भी अगर नोट करना चाहते हैं तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। इसके और पार्ट में जो है, एक्सप्लेन वाई माइक्रोब्स हैव बिकम रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि रोगाणु एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी क्यों हो जाते हैं। रोगाणु जो होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, वो एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं, रोग प्रतिरक्षी दवाएं जो होती हैं, उसके प्रतिरोधी क्यों बन जाते हैं, रेजिस्टेंस क्यों हो जाते हैं। तो यहाँ पर 3 रीजंस है, आप कोई भी 2 रीजंस लिख सकते हैं। दे आर एबल टू सर्वाइव एंड इवन मल्टीप्लाई इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीबायोटिक। ये माइक्रोब्स जो है ये एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में क्या होते हैं, सर्वाइव, जीवित रह सकते हैं, और अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे जो है मतलब कह सकते हैं कई गुना अपने आप को करने में सक्षम होते हैं। दूसरा, थ्रू म्यूटेशन that occurs in the DNA of the cell during the replication। और ये जो है ये प्रतिकृति के दौरान कोशिका में डीएनए में होने वाले परिवर्तन के माध्यम से ये होता है। और द बैक्टीरिया एक्वायर रेजिस्टेंस थ्रू द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला है कि जो जीवाणु जो है, जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर स्थानांतरण के माध्यम से प्रतिरोध को जो है रेजिस्टेंस को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 3 पॉइंट से आप कोई भी 2 पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप रख सकते हैं। तीनों पॉइंट इजी हैं तो तीनों पॉइंट को याद रखिए, बहुत बेस्ट रहते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन, गिव वन एग्जाम्पल। आपको बायो फोर्टिफिकेशन क्या है उसका एक उदाहरण देना है। तो बायो फोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग स्टेपल क्रॉप्स टू हैव हायर लेवल्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशंस ईदर थ्रू सेलेक्टिव ब्रीड और जेनेटिक मॉडिफिकेशंस। तो वो हम कह सकते हैं बायो फोर्टिफिकेशन जो है मुख्य फसलों के प्रजनन की प्रक्रिया होती है।
जिसमें चयनात्मक प्रजनन भी शामिल किया जाता है या आनुवांशिक शोधों के माध्यम से आवश्यक पोषक तत्व को जो है उच्च स्तर पर जो है हम उसको ले जाते हैं, हाई लेवल पे ले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि आपका जो इसके लिए एग्जांपल है बायो फर्टिफिकेशन के, तो तो उसमें हमारा हो सकता है एक तो आपका वीट विद जिंक हो सकता है, गोल्डन राइस हो सकते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब आ जाइए नेक्स्ट जो है 28 नंबर, इसमें क्या है, गिव डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेजेस इन ऑर्गेनेसिस। तो आपको सीधा सीधा ऑर्गेनेसिस में जो है क्या क्या होता है उस चरणों का जो आरेख जो है आपको बनाना था। तो देखिए इस तरह का आपको डायग्राम बनाना है जिसमें आपका क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉइटल लाइफ जो है आप इसको शो कर देंगे, और मल्टीप्लिकेशन फेज यहाँ पे हो जाएगा, ग्रोथ फेज यहाँ पे दिखा दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे मिटोसिस हो जाएगा, यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में जब ये बड़ा होकर के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर जो है फिर से ये अलग अलग हो जाएंगे। इन सभी के नाम आपको लिखने होंगे, क्योंकि ये 3 नंबर का डायग्राम अगर पूछा गया है तो ऑब्वियस सी बात है डायग्राम में कुछ ना कुछ बात है, दम है, तभी ये पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये डायग्राम आपको बनाना है, अपने नोटबुक में इसको जरूर बना लें, ठीक है। तो आपको 3 नंबर पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे, आधा अधूरा डायग्राम बनाओगे तो कंप्लीट नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड पोलर बॉडी ये हो जाएगी, और यहाँ पे मेचर ओम जो है आपका ये बन जाएगा, ये आपका सेकंड पोलर हो जाएगा। और 2 पोलर बॉडीज, फर्स्ट पोलर बॉडी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। 2 पोलर बॉडीज जो है ये मिलेगी कहाँ से, फ्रॉम द फर्स्ट पोलर बॉडीज से, जो ऊपर हमने दिया हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, आपका ये फर्स्ट पोलर बॉडी है ना, इससे अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे ये लिखा हुआ है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओजेनेसिस। अब इसके बाद में और पार्ट जो है, व्हाट इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता भी होगा, बढ़िया तरीके से पता होगा, मेरे को शायद बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक लाइन में हम बता सकते हैं क्योंकि 1+2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब से मैं आपको आंसर भी दूंगा, ताकि क्या इम्प्लांटेशन क्या बोलते हैं हम इसको, आरोपण बोलते हैं ना जो, तो वही है ये। इम्प्लांटेशन इज एम्बेडिंग ऑफ एम्बायरो इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस। तो इम्प्लांटेशन जो है गर्भाशय की मोटी परत में भ्रूण का अंतःस्थापन या अंतरण है, ठीक है ना। तो ये आपका इसका सिंपल सा आंसर हो गया, क्योंकि 1 नंबर का पूछा है तो उसी हिसाब से इसका आंसर हमने वन वर्ड में दे दिया है। बी पार्ट में पूछा गया व्हाट इज प्लेसेंटा और राइट इट्स मेन 2 फंक्शंस। प्लेसेंटा क्या है सभी को पता है, तो चलो मैं बता देता हूँ प्लेसेंटा क्या होता है और उसके 2 मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो प्लेसेंटा रेफर टू द टेम्पररी वस्कुलर ऑर्गन फॉर्म्ड इन मैमल्स। तो जीवधारियों में, स्तनधारियों में जो प्लेसेंटा है वो पाए जाने वाली एक अस्थायी संवहनी अंग होता है, अस्थायी होता है, क्योंकि ये जो है आपका जब भ्रूण विकसित होता है तभी ये विकसित होता है। और विच अटेस्ट द फीटस टू द यूट्रस ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये क्या करता है, जो गर्भावस्था के दौरान जो है भ्रूण को मां के गर्भाशय में जोड़ता है, ठीक है। ये हो गया इसका प्लेसेंटा का। और इसका मेन 2 फंक्शंस क्या है, पहला फंक्शन है इसका लार्ज सरफेस एरिया होता है जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को पास करता है फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रायो। जो भ्रूण है जो विकसित हो रहा है वो माँ से ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है एम्ब्रायो तक पहुंचाता है, एम्ब्रायो तक, ठीक है, भ्रूण तक। और दूसरा जो चीज है हम क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन द डेवलपिंग एम्ब्रायो इनटू मदर्स ब्लड। अब ये क्या करता है, जो रिमूवल होता है, जो वेस्ट जो भी होता है भ्रूण का जो वेस्ट होता है, ठीक है, वो ब्लड मदर ब्लड में मिक्स ना हो जाए उसको क्या करता है, वो रिमूव करता है, ठीक है। विकासशील जो भ्रूण है उससे उत्पन्न अपशिष्ट को माता के रक्त में से क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 का ए पार्ट, व्हाट इज डाउन सिंड्रोम, गिव इट्स सिम्टम्स एंड कॉज। दोनों चीजें आपको देनी है, डाउन सिंड्रोम क्या है, इसके लक्षण और जो है कॉज बताइए, कारण बताइए। तो डाउन सिंड्रोम इज ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। डाउन सिंड्रोम जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, और इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21। ये जो है एक अतिरिक्त क्रोमोसोम 21 के उपस्थिति के कारण होता है, नॉन एज ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। इसको हम जो है 21 का ट्राइजोमी क्रोमोसोम 21 भी कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना कि ये किसके नाम से जाना जाता है,
डाउन सिंड्रोम में। अब इसके मेन सिम्टम्स क्या है, तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3-4 लिख सकते हो, मैंने बहुत सारे मेन सिम्टम्स बताए हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, द मेन सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम आर फर्स्ट शॉर्ट स्टेचर एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या होता है, छोटा कद और रुका हुआ विकास हो सकता है। दूसरा हो सकता है आपका आँख के ऊपर की त्वचा की जो द फोल्ड ऑफ स्किन अबव द आई और स्लांटेड आइज जो है ना, ठीक है, तो तिरछी आंखें हो सकती हैं और आंख के ऊपर की त्वचा जो है वो भी फोल्ड हो सकती है। उसके अलावा जो है और क्या कह सकते हैं, इसमें है प्रोट्रूडिंग ट्रूवेल्ड टंग और फ्लैटेन नोज। इसमें क्या होता है, उभरी हुई जीभ या चपटी नाक हो सकती है, ये भी एक जो है इसके सिंड्रोम के क्या है, सिम्टम्स हैं। मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, जो मानसिक मंदता हो सकती है। उसके अलावा जो है आपका हृदय की विकृति हो सकती है, और भी बहुत सारे हैं इसमें, आप कोई भी 4-5 जो भी आपको समझ में आता है आसानी से जो याद हो सकते हैं वो सारे के सारे लिख सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और बताए, कॉज क्या है इसका, तो यहाँ पे आ जाते हैं ये, डाउन सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू द एबनॉर्मल सेल डिवीजन। किस वजह से होता है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन की वजह से, जो है असामान्य कोशिका विभाजन की वजह से डाउन सिंड्रोम जो है पाया जाता है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो है इसका बी पार्ट, इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन विच टीएच मॉर्गन वर्क टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज। तो उस जीव का नाम बताना है जिसमें टीएच मॉर्गन ने लिंकेज की अवधारणा देने के लिए उस पर काम किया था। तो थॉमस हंट मॉर्गन जो थे और उनके जो कोलीग्स थे, जो उनके साथी थे, सहयोगी थे, उन्होंने उन्होंने जो है वर्क किया था फ्रूट फ्लाई पे। किस पे किया था, फ्रूट फ्लाई पे वर्क किया था, जिसको हम डीएम के नाम से भी जानते हैं और जिसको ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर बोलते हैं। ड्रोसोफिला मेगानोगास्टर बोलते हैं, मेलानोगास्टर, ठीक है। थोड़ा सा जो बायोलॉजी के जो वर्ड्स होते हैं उसको बोलने में, कभी कभी ट्रांसलेट करने में, कभी कभी पढ़ने में दिक्कत होती है, और कई कई बार तो बच्चों को जब बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं इनको याद करने में भी इवन ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इसमें मेन रीज़न क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मोर, ठीक है, प्रैक्टिस मोर, बस सिंपल सा इसका यही फंडा है। ये आपका बायो, ठीक है, बायो, और आपका एक मैथ, ठीक है, और एक केमिस्ट्री, ठीक है, और उसके बाद आपका आ गया फिजिक्स। ये ऐसे 4 सब्जेक्ट जो है ये हमेशा बोलते हैं कि आप मुझे बार बार दोहराओ, मुझे बार बार ट्राई करो, मुझे बार बार पढ़ो, तब जाके मैं याद हो जाऊंगा, मेरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगी, साथ ही साथ आप लिखने के काबिल हो जाओगे। अगर आप 1-2 बार में केवल पढ़ करके सोचते हो कि मुझे याद हो गया, हालांकि वो याद हो गया है लेकिन कुछ समय बाद में वो आपस से मिस हो जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस मोर, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, इस वीडियो के अंत में भी लिंक आएगी, उसके अंदर आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। सारे वीडियोस अवेलेबल कराए जा रहे हैं। कमेंट करना अनिवार्य है, जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो अगर आर्ट्स के बच्चे ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं तो मैं आर्ट्स के सॉल्यूशंस पहले दे रहा हूं। कभी कभी बीच में कमेंट्स आता है मेरे पास कॉमर्स स्टूडेंट्स का, अभी मेरे पास आ गया साइंस स्टूडेंट्स का। साइंस वाले स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर आपने आर्ट्स का भी सॉल्यूशन दिया है, कॉमर्स का दिया है, हमारा अभी तक आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से किसी का नहीं दिया। तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं आपका। तो आपका मैंने बायो का सॉल्यूशन अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके बाद में आपके जो है अदर सब्जेक्ट्स जो है, जैसे जैसे आप कमेंट पे जितना ज़्यादा आप ध्यान दोगे, कमेंट करना इसलिए अनिवार्य है कि हमें पता चले कि स्टूडेंट्स वाकई में इस सॉल्यूशन को चाहते हैं या फिर हमारा समय जो है वो बहुत बहुमूल्य है। हम दूसरे के सॉल्यूशंस, दूसरे बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं, दूसरे कक्षाओं के 10th क्लास के, 9th क्लास के और 11th क्लास के जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं, उनको छोड़ करके आपके लिए हम जो है वीडियोज़ को सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे काफ़ी डिमांड कर रहे हैं लेकिन बोर्ड की दृष्टि से 12th क्लास इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके कमेंट्स के हिसाब से दे रहा हूँ। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 30 का क्वेश्चन जो है आपका ए पार्ट, इसमें पूछा गया एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोल गेमेटोफाइट, ठीक है। तो आपको जो है गेमेटोफाइट जो है आपको बताना है किसका, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल यानी पुरुष के विकास की प्रक्रिया में जो गेमेटोफाइट है उसको एक्सप्लेन करना है। तो गेमेटोफाइट को एक्सप्लेन करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट फाइट क्या होता है यहाँ पे मैंने दिया गया है, कैसे ये एक्सप्लेन करेंगे हम। तो यहाँ पर जो है इसको सारा दिया है मैंने, ठीक है। पहले तो आप देख लो इसको, यहाँ पर ये इसका आंसर है। इसमें क्या है, हमने नर गेमेटोफाइट का विकास कैसे होता है ये चीज़ मैंने यहाँ पे समझा रखी है, एक बार इसको समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि जर्मिनेशन में क्या होता है, पोलन सेक
है ना, एक सेंट्रल वॉलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। किस वजह से? ये क्या करता है, ये जो है आपका न्यूक्लियस को वन साइड में जो है क्या करता है, हटा करके या एक तरफ ढकेल करके जो है ये ऐसी केंद्रीय रिक्तिका का संरचना बनाता है। ठीक है। और क्या होता है फिर, लेटर न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्ली बाई मिटोसिस। तो यहाँ पर जो नाभिक समसूत्रण विभाजन के द्वारा जो है इसका विभाजन हो जाता है। और बड़ी कोशिका जो है, लार्ज सेल जो होती है, वो बड़ी कोशिका जो होती है ये वनस्पति कोशिका के रूप में कार्य करती है। ठीक है। और जबकि छोटी कोशिका जो है ये आपको जनन कोशिका के रूप में कार्य करती है। अब इसके बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य के साथ जो है वनस्पति कोशिका जो है नर गैमेटोफाइट के लिए जो है संरक्षित भोजन के रूप में जो है ये कार्य करती है, प्रिजर्व्ड फूड के रूप में कार्य करती है। ठीक है। इसके बाद जो है पराग कण के एक छोटे से हिस्से में जनन कोशिका के कोने में ये वो काम होता है। कहाँ पे होता है ये? स्मॉलर पार्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स के। और ड्यूरिंग दिस फेज, और इस चरण के दौरान जो है विकासशील जितना भी अभी विकसित हो रही है, डेवलपिंग जो हो रही है, विकासशील परागकण जो है वत्रिकाग्र पर जो है क्या करते हैं, उतर जाते हैं, आ जाते हैं, लैंड कर जाते हैं। और वत्रिकाग्र पर उतरने के बाद में ये जो है जो जर्म पोर्स होते हैं, जर्म पोर्स के माध्यम से जो है पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं, यानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। और इसके बाद में दिस एब्जॉर्प्शन इन लार्जेस द वेजिटेटिव सेल्स, और ये जो है अवशोषण से क्या होता है, वनस्पति कोशिका को इससे क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, बढ़ने लगते हैं। और फिर ये क्या है, इवेंचुअली जो है अंत में क्या करते हैं, ये पोलन ट्यूब का निर्माण करते हैं, यानी कि पराग नली का ये निर्माण करते हैं, मूविंग आउट। ठीक है। और रोगाणु छिद्र जो आपका रोगाणु छिद्र है, जो जर्म पोर्स हैं, देखो आप यहाँ पे जर्म जो पोर हैं, इसके माध्यम से क्या करते हैं, ये बाहर निकल आते हैं। और इस अवस्था के ड्यूरिंग दिस स्टेज, और इस अवस्था के दौरान जो है नाभिक जो है न्यूक्लियस जो है ये मूव करते हैं। कहाँ पर मूव करते हैं? पोलन ट्यूब में। कहाँ पे? पराग नली में जो है मूव करते हैं। और जनरेटिव सेल इज डिवाइडेड इनटू टू हेल्पोइड सेल्स, और जो आपका जनन कोशिका है दो अगुणित कोशिका में विभाजित हो जाती है। एक को जो हम बोलते हैं उसको हम नॉन मोटाइल बोलते हैं, और दूसरे को वन सेल्ड मेल गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आप लिख देंगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल जेनेटोफाइट, गैमेटोफाइट। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बी पार्ट जो पूछा गया, ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ एन एम्ब्रोसैक। एक एम्ब्रोसैक यानी कि एक भ्रूण का जो है अच्छी तरह से नामांकित चित्र बना देना है। तो मैंने देखो ये चित्र बनाया है, आप चाहें तो अलग अपने बुक से भी ले सकते हैं। यहाँ पर आराम से ये चित्र बहुत इजी सा है, देखने में आसान है, बना सकते हैं आप। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका। अब आ जाइए, mRNA और tRNA में अंतर आपको बताने हैं। ठीक है। तो चलिए अंतर बता देते हैं। देखिए mRNA एक तरफ लिख लिया हमने, tRNA एक तरफ लिख लिया, और फटाफट इनके डिफरेंसेस को बता देते हैं। इट इज द कनेक्शन बिटवीन जीन्स एंड प्रोटीन। ये क्या होता है, जीन्स और प्रोटीन के बीच का संबंध दर्शाता है mRNA। और tRNA क्या करता है, इट प्रोवाइड्स करेक्ट एमिनो एसिड्स टू द राइबोसोम्स। यह जो है राइबोसोम को सही एमिनो एसिड प्रदान करता है। इसके अलावा और भी है, इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम। ये नाभिक से जो है राइबोसोम तक जो है क्या ले जाता है, आनुवांशिक जानकारी को ले जाता है। और इट कैरीज एमिनो एसिड टू राइबोसोम्स टू असिस्ट द बायोसिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। और प्रोटीन के बायोसिंथेसिस में सहायता करने के लिए ये एमिनो एसिड को राइबोसोम से ले जाता है। तो इस तरह से हम अंतर लिख सकते हैं। इट हैज़ ए लीनियर स्ट्रक्चर। इसकी जो संरचना है वो कैसी है, लीनियर मतलब रैखिक है। और इट हैज़ ए क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। क्लोवर लीफ मतलब बोल सकते हैं जो आपकी तीन पत्तियां घास होती है ना, उस टाइप की, जो घास टाइप की इसकी संरचना होती है। दे आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस। और जो है ये कहाँ पर संश्लेषित होते हैं, ये नाभिक के अंदर संश्लेषित होते हैं। और ये सिंथेसाइज होते हैं साइटोप्लाज्म में। ये जो है साइटोप्लाज्म में संश्लेषित होते हैं। द साइज इज अराउंड 400 to 12,000। और इसमें जो साइज होती है ये 400 से 12,000 तक की होती है, और इसमें 75 से 90 होती है। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
कंसिस्ट ऑफ कोडोन्स, और ये जो कोडोन से बना होता है कौन सा, mRNA, और जो है ये एंटी कोडोन से बना होता है कौन सा, tRNA। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में है। इसके बाद में है आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया है प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर, आपको डिफरेंसेस बताने हैं। यहाँ टेबुलर फॉर्म में बताया गया है, जो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं। ये जो है आपका ऑकर्स कॉन्वेंटली क्लोजर सेलुलर डीएनए, cccDNA, ये जो है आपका सहसंयोजी के बंद वृत्ताकार डीएनए में होता है। ठीक है, और ये जो है ये लीनियर रेखिक जो है रैखिक डीएनए के रूप में जो है दो सिरों के साथ होता है, टू हेड्स के साथ, टू एंड्स के साथ में। इसके अलावा जो फ्रीली ऑकर्स इन सेंट्रल प्रोपोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये कहाँ पे होता है, तो ये साइटोप्लाज्म में जो है ये आपका होता है, मध्य भाग में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। ठीक है, फ्रीली, और ये इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। उसके अलावा जो है डू नॉट फॉर्म टाइपिकल क्रोमोसोम्स, ये जो टाइपिकल क्रोमोसोम नहीं बनाता है। ठीक है, विशिष्ट जो होते हैं वो गुणसूत्र नहीं बनाता, और ये जो है आपका फॉर्म करता है कौन से, आपका जो है विशिष्ट या क्रोमोसोम में जो है ये बनाता है। इसके बाद और भी बहुत सारे हैं, डू नॉट इंटरेक्ट विद हिस्टोन प्रोटीन्स, और जो है ये हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ में इंटरेक्ट नहीं करता, उनसे टच में नहीं रहता, और ये एसोसिएट होता है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ में, उनके साथ टच में रहता है। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियोसोम का गठन इसमें नहीं होता है, और इसमें जो है फॉर्म डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर और रिपीट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, इसमें जो है बार बार हमेशा हिस्टोसोन प्रोटीन से जुड़ा होता है, और अलग अलग संरचना का दोहराव जो है ये करता रहता है। इसी तरह से जो इधर होता है वो इधर नहीं होता है, जो इधर होता है वो इधर नहीं होता। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप देखिए कितने नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये बी पार्ट है, यानी 2-3 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट देखिए 1.5 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 1.5 नंबर का, 1.5 3 2 5 नंबर का। तो यहाँ पर जो 1.5 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स 1.5 मार्क्स, तो हमने 1.5 मार्क्स के लिए ये कर दिया। इसमें 3 आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 अंतर बता सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंतर बता सकते हैं। ठीक है, 4 से ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं लिखने होते हैं। और उसके बाद जो है आप थर्ड पार्ट में जो है आपका 3 नंबर का है, इसमें भी आपका टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, उसमें भी आपको बताना है, अंतर डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं इसको। इसमें कोडिंग स्ट्रैंड में डिटरमाइंस द करेक्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ mRNA, ये इसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है अनुक्रम की निर्धारित करता है, ये सही mRNA का। और इसमें जो है टेम्पलेट स्टैंडर्ड एक्ट्स एज ए बेस ऑफ mRNA ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर जो mRNA में क्या होता है, ये उसके आधार के बेस के रूप में कार्य करता है ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंस स्ट्रैंड्स या प्लस स्ट्रैंड्स बोलते हैं इसको, या कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और इसको नॉन कोडिंग या माइनस स्ट्रैंड्स भी बोलते हैं। इसको प्लस बोलते हैं तो इसको माइनस बोलते हैं, इसको कोडिंग बोलते हैं, इसको नॉन कोडिंग बोलते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। डू नॉट टेक पार्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और ये जो है ये पार्ट लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ mRNA में। और कोडिंग स्ट्रैंड्स इज डायरेक्टेड इन 3 to 5 डायरेक्शंस, और यहाँ पर जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड इसमें उल्टा हो जाता है, 5 to 3 डायरेक्शंस में हो जाता है। उसके बाद में जो है कोडिंग स्ट्रैंड्स हैज़ ए कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, कॉम्प्लीमेंट्री जो है इनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, और इसमें जो है डज नॉट हैव एनी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, तो इसमें जो है कोई इसमें पूरक होता है। ठीक है, पूरक अनुक्रम होता है, इसमें पूरक अनुक्रम नहीं होता है। बस, तो ये हमारे डिफरेंसेस हो गए। इसमें भी जैसे 3, ये 1.5 नंबर का है, तो इसमें भी आप कम से कम 3 जो है आप लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसके और पार्ट की तरफ आते हैं। नेम द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन, लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन, सबसे बड़े मानव जीन का जो है नाम आपको बताना है। तो सबसे बड़ा द लार्जेस्ट ह्यूमन जीन इज DMD, तो जिसको डायस्ट्रोफिन बोलते हैं। डायस्ट्रोफिन जो है सबसे बड़ा मानव जीन है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया 1 नंबर में, 1 + 4 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और डिस्क्राइब करना है ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है इसको आपको डिस्क्राइब करना है। यहाँ देख लीजिए सबसे पहले ट्रांसलेशन बताते हैं। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजिंग एमिनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ट्रांसलेशन जो है एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए एमिनो एसिड को पॉलीमराइज करने की प्रक्रिया होती है। और द ट्रिपल
triplet sequence of base pairs in mRNA defines the order and the sequence of amino acid in the polypeptide chain। और जो mRNA के आधार पर जो जोड़ों का जो ट्रिपल अनुक्रम है उसके क्रम को और अनुक्रम को जो है श्रृंखला के साथ जो है वो देखा जाता है। इसमें जो है आप ये डायग्राम इस तरह का बना सकते हैं जिसमें डीएनए, आरएनए और फिर उससे प्रोटीन बन रहा है। तो आपका एक्चुअली है क्या ये चीज़? ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन ही होता है इसमें। तो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है तो ये वाला डायग्राम बना देंगे। जिस बच्चे को अगर डायग्राम अच्छे से याद नहीं होता है तो ये सिंपल वाला डायग्राम बनाएंगे, और जो बच्चे को डायग्राम होता है याद अच्छे तरीके से वो ये वाला डायग्राम बनाएंगे। अगर दोनों बना देते हैं तो बोलते हैं सोने पे सुहागा, ठीक है। अगर आप एक ही बनाते हो तो ये वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बना दो। अगर फिर भी आपको डर लगता है कि यार ये डायग्राम मेरे से याद ही नहीं होगा और मेरे को नंबर पूरे चाहिए, तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि एग्जामिनर को उससे रिलेटेड डायग्राम चाहिए, आप दे सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का यहाँ पे देखो डायग्राम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है और आपका ट्रांसक्रिप्शन भी होता है। जो आरएनए से डीएनए, डीएनए टू आरएनए होता है, और फिर आरएनए जब होता है इससे हमारा जो ट्रांसलेशन होता है वो फिर प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो, इसमें रेप्लिकेशन होता है। अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जो है इन्वॉल्व करता है 3 फेजेस को, जिसमें इनिशिएशन कहते हैं, एलोंगेशन कहते हैं और टर्मिनेशन कहते हैं। ये 3 प्रोसेस के थ्रू जो है ये कार्य करता है। इसमें आपका जो है इनिशिएशन जो होता है, ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन टीआरएनए गेट्स चार्ज व्हेन द एमिनो एसिड्स बाइंड्स टू इट्स यूजिंग एटीपी, ठीक है। इस एटीपी के दौरान जो है ये चार्ज हो जाता है। इसी तरह से मैंने ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप जब इसको पढ़ोगे समझोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। आप स्टार्ट यानी इनिशिएशन कोडोन जो है AUG प्रेजेंट ऑन mRNA, ये रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाई, कैसे रिकॉग्नाइज होता है mRNA? तो ये जो प्रेजेंट होता है AUG, ये कोडोन जो AUG प्रेजेंट होता है mRNA पे, ये कैसे रिकॉग्नाइज होता है? बाय द चार्ज tRNA के द्वारा रिकॉग्नाइज होता है। और दो राइबोसोम जो है वो एक्ट करता है एज एन एक्चुअल साइट for the process of translation and contains 2 separate sites in a large submit for the attachment of subsequent amino acids, ठीक है। और द स्मॉल सबमिट ऑफ राइबोसोम, जो स्मॉल सबमिट है राइबोसोम का, वो बाइंड्स टू mRNA एट द इनिशिएशन कोडोन, ठीक है। और AUG फॉलोड बाय द लार्ज सब यूनिट, ठीक है। इसके बाद आगे जो है यहाँ पर देखिए, देन इट्स इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, और इसके बाद क्या हो जाता है? इनिशिएट हो जाता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन का। जब सब यूनिट में, लार्ज सब यूनिट में जो है फॉलो किया जाता है तब इसका हो जाता है। और ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें यूएसी आपका PUAC AAG सब कुछ आपका ये डायग्राम में दिया गया है। इसमें स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट जो है ये भी आपका दिखाया गया है इसमें, और पॉलीपेप्टाइड चेन भी दिखाया गया है, इसको आप देख लो mRNA के साथ में, ठीक है ना। ये 5 से 3 और 5 से 3, ठीक है, सेम रहेगा। इधर भी नीचे भी आपका 5 से 3 रहेगा, इसमें उल्टा मत करना ऊपर की तरह, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये एक तो पहला आपका ये हो गया इनिशिएशन। उसके बाद में आपका आता है एनोगुलेशन। तो एलोगनेशन में क्या है? ड्यूरिंग द एलोगनेशन प्रोसेस द राइबोसोम मूव्स वन कोडोन डाउन स्ट्रीम। कैसा क्या करते हैं ये जो है? इस प्रक्रिया के दौरान जो है राइबोसोम एक कोडोन को जो mRNA के साथ नीचे की तरफ ले जाता है, और विद mRNA सो एज टू लीव द स्पेस फॉर बाइंडिंग द अनदर चार्ज tRNA। ये किस ले जाता है? कि वहां पे जगह छोड़ दे अनदर बाइंडिंग के लिए जो चार्ज tRNA के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में द एमिनो एसिड थ्रो द ब्रॉट बाय द tRNA गेट्स लिंक विद द प्रीवियस एमिनो एसिड थ्रू ए पेप्टाइड बॉन्ड। और जो प्रीवियस जो एमिनो एसिड है उसके साथ tRNA जो है लिंक हो जाता है, गेट लिंक हो जाता है, और पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। और इस तरह की प्रक्रिया जो है ये कंटिन्यूअस चालू रहती है। और टर्मिनेशन में क्या होता है? व्हेन द राइबोसोम रीचेस टू वन और मोर स्टॉप कोडोन, जब ये राइबोसोम जो है आपका एक या एक से अधिक कोडोन जैसे VAA, UAG और UGA प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन गेट टर्मिनेटेड, जैसे ही तक पहुंच जाता है, इन तक पहुंच जाता है, तो जब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन क्या होती है? उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, समाप्त हो जाती है। द पॉलीपेप्टाइड चेन इज रिलीज्ड एंड द राइबोसोम गेट डीएचएड फ्रॉम द RNA।
ठीक है, mRNA। तो इसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड जो है चेन वो रिलीज हो जाती है, यानी कि वहां से रिलीज हो जाती है, और राइबोसोम जो है वो डी अटैच्ड हो जाता है किससे, mRNA से। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन है बायो का। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको जरूर देख लेना। शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।